शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। पहली न्यूज़ हम देखेंगे द हिंदू से, क्योंकि पीआईबी की न्यूज़ आज हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबरें नहीं आई थी, सारी खबरें आज हम द हिंदू से देखेंगे। पहली जो न्यूज़ है हमारी वो है ज्ञानवापी मस्जिद से, ज्ञानवापी मॉस्क से रिलेटेड है। ज्ञानवापी मस्जिद बहुत दिनों से चर्चा में रही है। अभी से 1 महीना या 1.5 महीना पहले की बात है, ये न्यूज़ में आई थी, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने ये दावा किया था कि ज्ञानवापी मस्जिद एक मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। यहाँ पर एक पहले हिंदू टेंपल था, काशी विश्वनाथ टेंपल था, उसको मुग़लों के द्वारा तोड़वाया गया और ये मस्जिद बनाई गई। इसलिए हिंदू लोग चाह रहे थे कि अब हमें यहाँ पर अधिकार दिया जाए कि हम यहाँ पूजा करेंगे। ऐसी याचिका दायर कर दी गई थी। तो यहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में बताया जाता है, इट इज़ कॉमनली हेल्ड दैट ज्ञानवापी मस्जिद वाज कंस्ट्रक्टेड आफ्टर डिस्ट्रॉइंग पोर्शन ऑफ द काशी विश्वनाथ मंदिर ऑन द ऑर्डर ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब ने ये ऑर्डर दिया था कि आप काशी विश्वनाथ टेम्पल का कुछ हिस्सा या पोर्शन तोड़ दीजिए और निर्माण करिए ज्ञानवापी मस्जिद का। इतिहास से अलग अलग जानकारी हमको प्राप्त होती है, जैसे कि एक जानकारी यहाँ पर बताया जा रहा है, कुछ इतिहासकारों का कहना है ये मस्जिद बनाई गई थी 14वीं शताब्दी में सरकी सुल्तान ऑफ जौनपुर के जो सरकी सुल्तान थे उनके द्वारा उत्तर प्रदेश में। सरकी रूलर हैड ऑर्डर्ड द डिमोलिशन ऑफ काशी विश्वनाथ मंदिर। तो जो सरकी शासक थे उन्होंने ही काशी विश्वनाथ टेम्पल को नष्ट करने का आदेश दिया था। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर को एक्चुअली बिल्ड किया गया था या फिर रिबिल्ड किया गया था मुग़ल एम्परर अकबर के टाइमिंग में। इसके मिनिस्टर थे टोडरमल, ठीक है, जिन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन का काम चालू करवाया था। टोडरमल ने कहा था नारायण भट्ट को, जो कि एक्सपर्ट थे साउथ इंडिया को, कि आप जाइए सुपरवाइज़ करिए कंस्ट्रक्शन ऑफ द काशी विश्वनाथ मंदिर को। एक और व्यू पॉइंट है जिसको आप देख लीजिए, बोथ काशी विश्वनाथ मंदिर और जो ज्ञानवापी मस्जिद है इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था अकबर के द्वारा, क्योंकि वो दोनों धर्मों को सपोर्ट करता था। उसके धर्म के अनुसार, धर्म का नाम क्या था, दीन ए इलाही। और एक कमेटी का भी नाम यहाँ बताया गया है, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी। ये इंचार्ज रही थी ज्ञानवापी मस्जिद की और इसने मेंटेन किया था इसके स्टैंड को। एक और कॉन्ट्रास्टिंग क्लेम आप देख लीजिए, जहाँ पर बताया जा रहा है, डॉक्यूमेंटेड किया गया था और प्रूव भी करने की कोशिश की गई थी कि जो एग्जिस्टिंग काशी विश्वनाथ मंदिर है ना, इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था क्वीन ऑफ इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा। 1735 ईस्वी की बात है, लगभग 2 दशक पहले औरंगजेब की मृत्यु के। इसके बाद हम देख लेते हैं न्यूज़ में कौन सी बात कही गई है, और न्यूज़ को भी पढ़ने से पहले हम कुछ कदम पीछे चलते हैं। काफ़ी चर्चा में रही थी ज्ञानवापी मस्जिद, ठीक है। कुछ लोग हैं जिन्होंने कोर्ट में ये याचिका दायर करी कि हम यहाँ पर पूजा करना चाहते हैं, ये मस्जिद हिंदू मंदिर को तोड़ करके बनाई गई है, इसलिए ये जगह हमारी पूजा अर्चना की है, ठीक है। अब कोर्ट ने अनुमति तो नहीं दी थी, लेकिन जो एएसआई पुरातत्व विभाग था उत्तर प्रदेश का, उसने क्या काम कहा, कोर्ट में लगाया अर्जी कि हम इसको चेक करना चाहते हैं कि क्या यहाँ वाकई में कोई अवशेष मौजूद तो नहीं है हिंदू मंदिर का। कोर्ट ने उसको आदेश दे दिया कि हाँ, आप जा कर के चेक कर सकते हो। यदि वहाँ पर हिंदू मंदिर के अवशेष मिलते हैं तो फिर तो वो जो मस्जिद है वो ख़त्म हो जाएगी, वो रहने वाली नहीं है। जिस हिसाब से अभी ये प्रोसेस चल रही है उस हिसाब से यदि देखा जाए तो एक नियम कानून यहाँ इम्पोर्टेंट हो जाता है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया था, आज़ादी के पहले की जितनी भी स्मारक हैं उनको जैसे का तैसे रहने दिया जाएगा, उनके साथ आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। और चूँकि ये जो मस्जिद है वो आज़ादी के पहले बनाई गई है, इसलिए ये जो है इसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था उसको ध्यान में रखा नहीं गया है। न्यूज़ की तरफ चलते हैं और न्यूज़ को हम देख लेते हैं। हिंदू साइट नेक्स्ट टू ज्ञानवापी मॉस्क सर्वे, ठीक है। हिंदू साइट ज्ञानवापी मॉस्क
इनका यहाँ पर सर्वे चालू हो गया है, लेकिन उसके जो केयर टेकर हैं मस्जिद के, वो इसका विरोध कर रहे हैं कि आप इसके इनसाइड में वीडियोग्राफी नहीं कर सकते, मस्जिद के अंदर आपको वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। न्यूज़ में बताया जा रहा है लोकल कोर्ट ने रिसेंटली अपॉइंट किया था कोर्ट कमिश्नर, जिनका नाम है अजय कुमार मिश्रा, कि ये लोग इंस्पेक्ट करेंगे साइट को, इसके अलावा वीडियोग्राफ बना के लेके आएंगे और अपनी रिपोर्ट को सबमिट करेंगे। While the court order did not specifically state if the survey would include videography, अब कोर्ट में तो ये बात नहीं है कि उसमें वीडियोग्राफी आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। Its caretaker said they would object to any videography inside the mosque, इसीलिए उसके जो केयर टेकर हैं उनका कहना है आप वीडियोग्राफी नहीं कर सकते हैं। The survey team reached the site after the फ्राइडे नमाज के बाद ही ये टीम वहाँ पर पहुँची थी। यहाँ पर माइनर केसेस आए थे जहाँ पर लोगों ने स्लोगनिंग करे आउटसाइड द मॉस्क। द सिचुएशन रिमाइंड पीसफुल, लेकिन जो सिचुएशन थी वो पीसफुल रही थी। ए वुमन हु ऑफर्ड नमाज नियर द प्रेमिसेस ऑफ द काशी विश्वनाथ टेम्पल वाज इविक्टेड बाय पुलिस ने एक महिला को उठाया था। उनका कहना है शी वाज मेंटली चैलेंज्ड, वो मेंटली चैलेंज्ड थी। आगे बताया जा रहा, अभयनाथ यादव एक वकील हैं, ठीक है, मस्जिद की तरफ से ये लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि सर्वे स्टार्ट हो गया था शाम को 4 बजे, और जो वीडियोग्राफी है स्टोन स्लैब्स की, वेयर द पिटिशनर क्लेम कर रहे हैं देयर वाज एन इमेज ऑफ गॉडेस श्रृंगार गौरी, ठीक है। इनका कहना है कि पत्थर में श्रृंगार गौरी का मूर्ति खुदी हुई है। तो लगभग 5:30 बजे द कोर्ट कमिश्नर एंड द टीम वेंट टू द मेन गेट एंड सेड दे वुड कंडक्ट वीडियोग्राफी इवन इनसाइड द मॉस्क। अब जो टीम आई थी उनका कहना है कि हम अब वीडियोग्राफी बनाएंगे, मस्जिद के अंदर भी वीडियोग्राफी हम करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ हम देखने वाले हैं ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड। ब्यूरोक्रेसी मतलब नौकरशाही, और नौकरशाही के अंतर्गत आ जाते हैं आपके IPS, IAS और जो रेवेन्यू वाले जो रहते हैं ना, तो इनका कंट्रोल आखिर किसके पास रहेगा? केंद्र सरकार के पास रहेगा या फिर दिल्ली की केजरीवाल की सरकार के हैंड में रहेगा? सरकार कह रही है कि दिल्ली चूँकि यूनियन टेरिटरी है, इसलिए किसी भी IAS को यदि तबादला करना है या कुछ और भी करना है तो उसकी पावर केंद्र सरकार के हाथ में होना चाहिए। लेकिन वहीं केजरीवाल सरकार का कहना है ना, क्योंकि यहाँ पर विधानसभा है, चुनी हुई सरकार है, इसलिए कुछ पावर तो राज्य के हाथ में भी आपको देना पड़ेगा, ऐसा केजरीवाल का कहना है। 5 जज की बेंच सुप्रीम कोर्ट की ये डील करने वाली है इशू ऑफ कंट्रोल ओवर ब्यूरोक्रेसी इन द कैपिटल। तो 5 जज की एक बेंच है जो कि सुनवाई करने वाली है इस केस के ऊपर। अभी तो हाल में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कह दिया था कि देखो 2018 में जो डिसीजन आया था वो डिसीजन क्या था, उसका उल्लेख उन्होंने किया है कि आप इसके अनुसार अभी हाल में काम करिए। 4 साल पहले कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने एनोनिमसली ये बात कही थी कि जो LG है वहाँ का, ठीक है, उपराज्यपाल होता है, उसको दिल्ली सरकार की एड और एडवाइस से काम करना है, ठीक है, अपने मन से ही काम नहीं करना है क्योंकि वहाँ चुनी हुई सरकार है। It had noted that there was no room for anarchy or absolutism in the democracy, और यहाँ पर एनार्की नहीं होना चाहिए। दिल्ली की सरकार क्या पक्ष रख रही है? दिल्ली की सरकार कह रही है हमको यदि छोटा सा भी काम करना है, हमें यदि हेल्थ सेक्रेटरी को या फिर कॉमर्स सेक्रेटरी को अपॉइंट करना है तो इसके लिए भी हम क्या उपराज्यपाल की अनुमति लेंगे? मतलब हमारा यहाँ पर विधानसभा है, चुनी हुई सरकार, उसका कोई मतलब ही नहीं रहा फिर तो। 2018 के जजमेंट की बात यहाँ पर करी जाती, बताया जाता है 2018 में जजमेंट हैड मेड it clear that the power of the center and the दिल्ली गवर्नमेंट वर कलेक्टिव। दोनों की जो पावर है वो कलेक्टिव है, को एग्जेक्यूटिव है। सीनियर एडवोकेट AM सिंघवी फॉर द दिल्ली गवर्नमेंट हैड सबमिटेड, दोनों ही एक साथ में को एग्जिस्ट करती यहाँ पर बताया जा रहा है।
इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं NHRC, जिसको हम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया बोलते हैं, भारतीय मानव अधिकार आयोग। ठीक है। NHRC ऑफ इंडिया एज इज़ एन इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टेब्लिश्ड ऑन 12 अक्टूबर 1993। इसको एक कानून के माध्यम से बनाया गया है। 12 अक्टूबर 1993 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था। एज़ पर प्रोविज़न ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। पहले चलता था 1993 का ह्यूमन राइट एक्ट। इसके बाद इसमें कुछ संशोधन किया गया 2006 में। NHRC हैज़ सेलिब्रेटेड इट्स सिल्वर जुबली, मतलब 25 साल ऑन अक्टूबर 12, 2018। 12 अक्टूबर 2018 को इसने अपने पूरे 25 साल कंप्लीट कर लिए हैं। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर स्थित है इसका न्यू दिल्ली में। 25 साल पूरे कब कर लिए इसने? 12 अक्टूबर 2018 को, और स्थापना कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 को। ठीक है। 2016 में कुछ 2006 में अमेंडमेंट किए गए थे। बताया जा रहा है इट इज़ द वॉचडॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द कंट्री। हमारे देश में कहीं पर भी मानव अधिकारों का जहाँ पर भी उल्लंघन हो रहा है उसकी देखरेख जांच पड़ताल करने का काम ये संस्था करती है, जैसे कि रिलेटेड टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल गारंटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान में हमने जीवन की स्वतंत्रता दी है, लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी। ठीक है। ये सारी संविधान ने हमें सुविधाएं दी हैं। इनका यदि कहीं कोई उल्लंघन करता है, शोषण करता है, तो उसके खिलाफ कार्यवाही करता है NHRC। बताया जा रहा है इसको एस्टेब्लिशमेंट किया गया था पेरिस प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए। एडॉप्टेड फॉर द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट इन पेरिस, अक्टूबर 1991। इसको एंडोर्स किया गया था जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑन 20 दिसंबर 1993 को। तो ह्यूमन राइट आखिर होते क्या हैं? यूनाइटेड नेशन की डेफिनीशन कहती है ये जो राइट है ना, इनहेरेंट टू ऑल ह्यूमन बीइंग, जन्म से ही हमको अधिकार ये मिल गए हैं, रिगार्डलेस ऑफ रेस, सेक्स, नेशनलिटी, एथनिटी, लैंग्वेज, रिलीजियस और एनी अदर स्टेट। मतलब कि धर्म के आधार पर नहीं कि यदि वो मुस्लिम था इसलिए उसको जन्म से ही अधिकार मिल गए हैं। कोई भी धर्म जाति के आप रहें, आपको जन्म से ही ये अधिकार दे दिए गए हैं। ह्यूमन राइट्स इंक्लूड द राइट टू लाइफ, मुझे जीवन जीने का अधिकार है, मेरी जान ऐसे ही कोई नहीं ले सकता है। एंड लिबर्टी, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी एंड टॉर्चर, मुझे कोई टॉर्चर नहीं कर सकता, मुझे कोई गुलाम नहीं बना सकता। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन, मैं अपने ओपिनियन से शेयर कर सकता हूँ, मैं सरकार की आलोचना कर सकता हूँ। द राइट टू वर्क, मुझे काम का अधिकार है। राइट टू एजुकेशन एंड मैनी मोर, ये सारी चीज़ें जाते हैं ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत में। दीज आर इंटाइटल टू एवरीवन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ये सबको मिलना चाहिए। जहाँ कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन होगा वहाँ NHRC जा कर के खड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर केस क्या हुआ था, सिवनी का ये केस है। NHRC का कहना है 2 लोगों की जो डेथ हुई है लिंचिंग के मामले में, लिंचिंग का जो ट्राइबल लोग थे, 2 ट्राइबल लोगों के ऊपर ये आरोप लगाया गया था ये गायों की तस्करी कर रहे थे और उनकी फिर मार कर हत्या कर दी गई। ठीक है। तो अब इसी में एक्टिव हो गया है NHRC। न्यूज़ हम देखने वाले हैं असम के काऊ प्रोटेक्शन लॉ से रिलेटेड। ठीक है। असम ने गायों के संरक्षण के लिए एक कानून बनाया था। इससे किस प्रकार बीफ का क्राइसिस हो गया है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। मेघालय फेस कर रहा है शॉर्टेज ऑफ कैटल। थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं हम और इस बिल के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देख लेते हैं। ठीक है। इस विधेयक में मवेशियों के परिवहन पर कुछ छूट दी गई है, जिसके अंतर्गत किसी ज़िले के अंदर मवेशियों को चारागाह या खेती या पशुपालन के उद्देश्य से ले जाने के लिए किसी को अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं। मतलब डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, लेकिन इसके बाहर यदि लेके गए तो फिर आप सोच लीजिए आपको जेल होने वाली है।
कानून का नाम दिया गया है असम गौ संरक्षण विधेयक 2021। इस कानून का उद्देश्य है पड़ोसी बांग्लादेश में गायों की तस्करी को कंट्रोल करना, असम के माध्यम से गायों के इंटरनेशनल एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाना। ठीक है, विधेयक राज्य के बाहर मवेशियों के परिवहन पर पूरी तरह से रोक लगाने की परिकल्पना करता है। ये बिल बांग्लादेश में अवैध पशु तस्करी को समाप्त करने के उद्देश्य से पेश किया गया था। इसी बीच गाय संरक्षण विधेयक पेश करने के असम सरकार के कदम ने अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में चिंता भी बढ़ा दी थी, जहां गोमांस का सेवन होता है। विधेयक के अनुसार कृषि और पशुपालन उद्देश्यों के लिए परिवहन की अनुमति वाले मवेशियों को पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना होगा। 1960 में एक कानून बना था, उसको पालन करते हुए भी आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। अब जो चिंता की बात पहले भी बताई गई थी वो आज भी सामने आ ही गई है। ठीक है, असम पूर्वोत्तर क्षेत्र का मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता है और मवेशियों के अलावा भी देश के अन्य हिस्सों से आने वाले सभी सामान इससे होकर ही गुजरते हैं। ऐसे में गाय संरक्षण विधेयक यदि पास हो जाता है तो कई ईसाई बाहुल राज्यों में जहां गोमांस खाया जाता है वहां इसकी सप्लाई प्रभावित होने वाली है। ठीक है, नागालैंड और मिजोरम ने अभी तक असम के इस कानून पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने पिछले हफ्ते कहा था कि वो केंद्र के साथ इस मुद्दे को उठाने वाले हैं, क्योंकि ये जो कानून है हमारे यहाँ पर गोमांस की सप्लाई को कम कर देगा, फिर उसका रेट बढ़ जाएगा और वहाँ का मार्केट भी खतरे में जा सकता है। आज भी वही बात सामने निकल कर के आ रही है। असम ने तो ये कानून ला दिया है कि हम गायों का संरक्षण करने वाले हैं, बांग्लादेश की तरफ जो अवैध तस्करी हो रही है उसको हम रोकने वाले हैं, ऐसा असम ने परिकल्पना किया था। लेकिन इससे मेघालय में जहाँ पर गोमांस खाया जाता है वहाँ पर गायों की कमी चली गई है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। द हिल स्टेट्स मेन कैटल मार्केट, यहाँ का जो मेन कैटल मार्केट था, यहाँ पर भी नॉन अवेलेबिलिटी है एनिमल की कंजप्शन के लिए, इसलिए ये भी ठप पड़ गया है। द मार्केट इज़ एट खानापारा बोर्डिंग असम, खानापारा में ये मार्केट है, बोर्डिंग पड़ता है जो कि बॉर्डर शेयर करता है असम के साथ में। सप्लाई किस प्रकार से प्रभावित होती है इसको समझने की कोशिश करेंगे। अकॉर्डिंग टू द खासी जयंती बचर्स एसोसिएशन, द असम कैटल प्रिजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2021 अफेक्टेड द सप्लाई ऑफ कैटल इनटू मेघालय। इसने मेघालय में जानवरों की सप्लाई को प्रभावित कर दिया है। दिस हैज़ फोर्स्ड बीफ सेलर्स इन द स्टेट टू परचेज कैटल फ्रॉम द ब्लैक मार्केट। इससे अब लोग क्या है ना, ब्लैक मार्केट से पशुओं को खरीद रहे हैं, पशुओं की तस्करी चालू हो गई है। मार्केट इट थ्राइस द नॉर्मल रेट फॉर ए काऊ, एक काऊ के अब 3 गुना प्राइस उनको देने पड़ जा रहे हैं। प्रायर टू द इन्फोर्समेंट ऑफ द लॉ ए काऊ कॉस्ट 30,000। ठीक है, कानून के लागू होने के पहले 30,000 एक गाय की कीमत बताई जा रही थी। नेक्स्ट न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे NFHS से रिलेटेड, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से रिलेटेड। ठीक है, द NFHS इज़ ए लार्ज स्केल मल्टी राउंड सर्वे, बहुत बड़े पैमाने पर और मल्टी राउंड वाला सर्वे होता है, ये कंडक्ट किया जाता है इन ए रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ हाउस होल्ड थ्रू आउट इंडिया, पूरे इंडिया के घरों से आंकड़े को, ठीक है, सैंपल कलेक्ट किया जाता है। कंडक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अफेयर्स, MOHFW जिसको शॉर्टकट में कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। कौन इसको कंडक्ट करने का काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज़ डेजिग्नेटेड द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस मुंबई एज द नोडल एजेंसी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर ने डेजिग्नेट कर दिया है IIPS मुंबई को एज ए नोडल एजेंसी फॉर प्रोवाइडिंग कोऑर्डिनेशन एंड टेक्निकल गाइडेंस। ये एजेंसी भारत सरकार को गाइडेंस और टेक्निकल सहायता प्रोवाइड करती है। तो किसके अंडर में होता है ये यदि पूछा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में ये सर्वे किया जाता है। IIPS कोलैबोरेट्स विद ए नंबर ऑफ फील्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर सर्वे इम्प्लीमेंटेशन। इसके अलावा IIPS भी कोलैबोरेशन करने का काम करता है किसके साथ में? ठीक है, मतलब कि सहयोग से, जॉइंटली, कोलैबोरेशन का मतलब होता है जॉइंटली, सहयोग से फील्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, FO के
साथ में मिलकर के काम करता है ताकि ये सर्वे को इम्प्लीमेंट किया जा सके। इसके कौन कौन से प्रमुख गोल हैं यहाँ पर बताया जाता है। ईच सक्सेसिव राउंड ऑफ द NFHS हैड 2 स्पेसिफिक गोल। कौन कौन से गोल हैं? पहला जो है टू प्रोवाइड इसेंशियल डाटा, कुछ महत्वपूर्ण डाटा स्वास्थ्य से संबंधित सरकार को प्रोवाइड किया जाता है, हेल्थ से संबंधित, फैमिली वेलफेयर से संबंधित एंड नीडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अंडर अदर एजेंसी फॉर पॉलिसी एंड प्रोग्राम पर्पस। दूसरा है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन इम्पोर्टेंट इमर्जिंग हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इशू। भारत में कौन से महत्वपूर्ण ऐसे मुद्दे हैं जो अभी उभर कर सामने आ रहे हैं, उनको ठीक है यहाँ से हम समझ सकते हैं। कौन सी बीमारी फैल रही है, किससे लोग ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, ये सारा डाटा यहाँ से हमको मिल जाता है। एक और गोल बताया जाता, द सर्वे प्रोवाइड स्टेट एंड नेशनल इन्फॉर्मेशन फॉर इंडिया ऑन। ये हमें स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर जानकारी प्रोवाइड करता है। फर्टिलिटी रेट कैसी है, इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कैसी है, बच्चे की जो मृत्यु दर है वो कैसी है, ठीक है, जन्म दर कितनी है। द प्रैक्टिस ऑफ फैमिली प्लानिंग की प्रैक्टिस किस प्रकार से चल रही है। इसके अलावा मातृत्व और जो बच्चे का हेल्थ है वो कैसा है जब महिला जन्म देने वाली रहती है तब। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसा है, न्यूट्रिशन की कंडीशन, एनीमिया है या नहीं है, यूटिलाइजेशन एंड यूटिलिटी ऑफ द हेल्थ एंड प्लानिंग सर्विस, मतलब कि गर्भ निरोधक उपाय अपनाए जा रहे हैं या नहीं अपनाए जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ से हमको पता चल जाता है। अब मेन चीज़ आ जाती है कि इसको फंड कहाँ से मिलता है। द फंडिंग ऑफ डिफरेंट राउंड्स ऑफ NFHS हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय USAID, ठीक है, द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, यूनिसेफ, UNFPA एंड MOHFW। इतने सारे लोग मिलकर के इसको पैसा देते हैं तब जाके ये काम कर पाता है। हिस्ट्री की बात बताई जाती है। ऑब्जेक्टिव्स, the main objective of each successive round of the NHS has been to provide high quality data on health के क्षेत्र में हाई क्वालिटी डाटा यहाँ से हमको मिलता है। इसके अलावा फैमिली वेलफेयर एंड इमर्जिंग इशू ऑन दिस एरियाज। पहला जो सर्वे किया गया था वो था NFHS 1। इसको कंडक्ट किया गया था 1992 से 1993 के बीच में। फिर आया था 2 नंबर का सर्वे 1998 से 99 के बीच में कंडक्ट किया गया था। सभी 26 स्टेट इसमें शामिल थे। इसके बारे में बताया जाता, द प्रोजेक्ट वाज फंडेड बाय USAID विद एडिशनल सपोर्ट फ्रॉम यूनिसेफ। इसमें 2 लोगों ने सहयोग किया था, हमारे लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाता है। इसके अलावा तीसरे राउंड का भी सर्वे हुआ था 2005 से 2006 के बीच में। इसकी फंडिंग हुई थी USAID के द्वारा। इसके अलावा डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट UK के द्वारा, द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा, यूनिसेफ ने भी दिया, UNFPA ने भी दिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी पैसा दिया था। चौथे राउंड का भी सर्वे हुआ 2014 से लेकर के 2015 के बीच में। इसको 29 स्टेट में कंडक्ट कराया गया था, ठीक है, और इसमें सभी 6 यूनियन टेरिटरीज़ में किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम एंड प्रोवाइडेड एस्टिमेट्स ऑफ द मोस्ट इंडिकेटर एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल फॉर ऑल 640 डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री एज पर द 2011 सेंसस। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यहाँ से हमने जानकारी जुटाया था। इसके बाद लगता है नंबर 5वें नंबर के राउंड का NFHS 5 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। इसने कैप्चर किया था द डाटा ड्यूरिंग 2019-20 एंड हैज़ बीन कंडक्टेड इन अराउंड 6.1 लाख हाउस होल्ड। इसने लगभग 6 लाख घरों से डाटा को कलेक्ट किया था। कई सारे इंडिकेटर हैं सिमिलर हैं जो कि NFHS 4 से मैच खाते हैं। कैरीड आउट किया गया था 2015-16 में टू मेक पॉसिबल कंपैरिजन ओवर द टाइम। बताया जा रहा फेज़ 2 ऑफ द सर्वे जो कि कवर करेगा रिमेनिंग स्टेट को वाज डिलेड ड्यू टू कोरोना एंड इट्स रिजल्ट वर रिलीज्ड इन सितंबर 2021।
ये जो 5वें नंबर का सर्वे है इसमें बताया जा रहा है कुछ नए टॉपिक भी शामिल किए गए हैं, जैसे कि प्री स्कूल एजुकेशन है, इसके अलावा डिसेबिलिटी, एक्सेस टू ए टॉयलेट फैसिलिटी, डेथ रजिस्ट्रेशन, बाथिंग प्रैक्टिस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, मतलब कि मासिक धर्म के दौरान जो नहाया जाता है महिलाओं के द्वारा या नहीं नहलाया जाता है उसके लिए भी ये डाटा कलेक्ट करेगा। एंड मेथड्स एंड रीज़न फॉर एबॉर्शन, एबॉर्शन कौन कौन सी विधि से लोग करवा रहे हैं, एबॉर्शन आखिर लोग करवा क्यों रहे हैं, ये सारा डाटा कलेक्ट किया जाता है NFHS 5 के द्वारा। न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं। न्यूज़ में बताया जा रहा है फर्टिलिटी रेट, जिसको हम जन्म दर कहते हैं, एक महिला एवरेज कितने बच्चों को जन्म दे रही है इंडिया में, फर्टिलिटी रेट कहलाता है। तो फर्टिलिटी रेट में गिरावट तो आई है, लेकिन जो ओबेसिटी है, ठीक है, ओबेसिटी का मतलब होता है कि आपका जो शरीर है वो सही नहीं रहता है, ठीक है, जिसको आप विकलांगता कह सकते हो या फिर डिसेबिलिटी कह सकते हो। तो डिसेबिलिटी में बढ़ोतरी देखने को मिला है। स्टंटिंग एमंग चिल्ड्रन मार्जिनली डिप्ड, नंबर ऑफ वुमेन विद बैंक अकाउंट सर्च। सर्वे क्या कह रहा है कि स्टंटिंग एमंग चिल्ड्रन मार्जिनली डिप्ड, स्टंटिंग में तो कुछ हमें गिरावट देखने को मिली है, नंबर ऑफ वुमेन विद द बैंक अकाउंट सर्च, इसके अलावा महिलाओं के पास बैंक अकाउंट नंबर भी अब बढ़ा है, मतलब ज़्यादा महिलाओं के पास बैंक अकाउंट हुआ है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे बताया गया है 1992 से चालू हुआ था, 1, 2, 3, 4 और ये 5वें नंबर का सर्वे हम देख रहे हैं ना। पहले बार कब कंडक्ट किया गया था, 1992-93 के दौरान कंडक्ट किया गया था। इस समय थी फर्टिलिटी रेट चिल्ड्रन पर वुमेन 3.4, फिर 1998-99 में फर्टिलिटी रेट 2.9 हो गई, 5-6 में 2.7 हो गई, 2015-16 में 2.2 और 19-21 में फर्टिलिटी रेट हो गई गिरावट करके 2 आ गई है। मतलब एक महिला अभी एवरेज 2 बच्चे को जन्म दे रही है। अलग अलग स्टेट की बात करें हम जन्म दर को लेकर के, तो यहाँ पर केवल 5 स्टेट ऐसे हैं, बिहार 2.98, मेघालय 2.91, उत्तर प्रदेश 2.35, झारखंड 2.26, मणिपुर 2.17 इन इंडिया विच आर अबव रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी ऑफ 2.1 एज पर द नेशनल रिपोर्ट ऑफ NFHS 5 रिलीज बाय यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री। इनका कहना है कि 2.1 से ज़्यादा किनका है, बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मणिपुर। बिहार का 2.98, मेघालय का 2.91, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर, ये 5 स्टेट ऐसे हैं जिनका फर्टिलिटी रेट 2.1 से हाई रहा है। एक डाटा यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रोवाइड किया गया है, वो है इंस्टीट्यूशनल बर्थ, मतलब हॉस्पिटल में कितनी महिलाओं ने बच्चे को जन्म दिया है। एक होता हॉस्पिटल में और एक होता घर में या फिर बाहर डिलीवरी होना। तो 79% था ये डाटा, 100 में से 79 महिलाएं हॉस्पिटल में बच्चे को जन्म देती थी। ये बढ़ करके 89 हो गया है अक्रॉस इंडिया। और रूरल एरिया की बात करें तो वो 87 बर्थ हो गया है बीइंग डिलीवर्ड इन इंस्टीट्यूशन एंड द सेम इज़ 94 इन अर्बन एरियाज़। पूरे देश का एवरेज 89 है, गांव में 87 है और जो शहर है उसमें 94% है। एज पर रिजल्ट ऑफ द NFHS 5 मोर देन 3/4 मतलब 77% बच्चे जिनकी एज 12 और 23 महीने की है वर फुल्ली इम्यूनाइज्ड, इनको पूरी तरह से इम्यूनाइज किया गया है, मतलब प्रतिरक्षित कर दिया गया है। यदि हम पर कंपेयर करें चौथे नंबर के सर्वे से, तो चौथे नंबर में 62% था, बढ़कर के 77% हो गया है। टीका लगाने की यहाँ पर बात करी जाती है। एक बात यहाँ पर और बताई जा रही है, स्टंटिंग की जो समस्या है, मतलब कि मेरी हाइट नहीं बढ़ पाती है मेरी उम्र की अपेक्षा, मेरी एज तो होते जा रही लेकिन मेरी हाइट नहीं बढ़ पा रही है। स्टंटिंग एमंग चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर, 5 साल के अंडर वाले बच्चों की हम बात करें तो उसमें गिरावट तो देखने को हमें मिला है। ठीक है, पहले 38% हुआ करता था, अब ये घट करके 36% हो गया है।
स्टंटिंग लेकिन हायर है रूरल एरियाज़ में, ठीक है, और शहर में 30% बच्चे हैं, वहीं यदि आप गांव की तरफ चले जाओगे तो 37% डाटा हो जाता। अब गांव और शहर में जो अंतर है वो मेनली इसीलिए है क्योंकि कुपोषण की समस्या ज़्यादा है। एक और चीज़ यहाँ पर बताई जाती है कि महिलाएं अब परिवार के डिसीजन में हिस्सा ले रही हैं या नहीं ले रही हैं, उसमें किस प्रकार की बढ़ोतरी हो रही है। जैसे कि हेल्थ केयर फॉर हर सेल्फ, खुद की हेल्थ केयर के लिए वो कितनी केयर कर रही है। इसके अलावा दूसरी बात, मेकिंग मेजर हाउस होल्ड परचेज, ठीक है, घर की जो कुछ कुछ चीज़ें हैं उसकी ख़रीदारी महिलाएं करती हैं। विज़िट टू हर फैमिली, ठीक है, विज़िट टू हर फैमिली और रिलेटिव, कितने बार वो उसकी फैमिली की तरफ जा रही है या फिर रिलेटिव के यहाँ आना जाना उसका हो रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो इंडिकेट करती हैं कि देयर पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग इज़ हाई, महिलाओं का पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग में वो बढ़ रहा है। पहले कितना था, 80% था, ठीक है, रेंजिंग फ्रॉम 80% इन लद्दाख टू 99% नागालैंड और मिजोरम में। बताया जा रहा है लद्दाख में 80% है तो 99% नागालैंड और मिजोरम में। रूरल एरियाज़ में 77% है तो अर्बन एरियाज़ में 81% डिसीजन मेकिंग बताया जा रहा है। मतलब 100 में से 80 महिलाओं को मौका मिल रहा है और इधर तरफ 100 में से 77 महिलाओं को। गांव और देहात और शहर की यहाँ पर तुलना की जाती है। इसके बाद यहाँ पर बताया जाता है ओवरवेट या फिर ओबेसिटी, जिसको हम विकलांगता या फिर डिसेबिलिटी यहाँ पर बताया जा रहा है, डिसेबिलिटी का नाम दे सकते हैं, ठीक है। यदि हम चौथे सर्वे से पाँचवें सर्वे को कंपेयर करके देखें तो द प्रिवलेंस ऑफ ओवरवेट या फिर ओबेसिटी, वज़न का अधिक हो जाना, हैज़ इंक्रीज्ड इन मोस्ट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। वज़न का बढ़ना, पेट निकल जाना सबसे बड़ी समस्या है आजकल। एट द नेशनल लेवल इट इंक्रीज 21% से 24% हो गया है। महिलाओं में वुमेन, ठीक है, ये बताया जा रहा है इट इंक्रीज फ्रॉम 21 से 24 एमंग वुमेन। महिलाओं में पहले 21% हुआ करता था तो अब 24% हो गया। लेकिन यही लड़कों में देखा जाए तो 19% था पहले, अभी ये बढ़ कर के 23% हो गया। लेकिन 23 और 24 का आंकड़ा बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहा है। लड़कों का भी ओवरवेट हो रहा है और लड़कियों का भी ओवरवेट हो जा रहा है। फिर एक बार जब वज़न बढ़ जाता है तो फिर उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्टेट वाइज यदि हम देख लेना तो 1/3 जो ओवरवेट की समस्या है वुमेन में केरल, अंडमान निकोबार, ठीक है, आंध्र प्रदेश, गोवा, सिक्किम, मणिपुर, दिल्ली, तमिलनाडु, पुदुचेरी, पंजाब, चंडीगढ़, लक्षद्वीप। मतलब 33 से 34% केस तो यहीं से आ रहे हैं ओवरवेट के। सबसे ज़्यादा कहाँ पर, केरल, अंडमान एंड निकोबार, आंध्रा, गोवा, सिक्किम, मणिपुर, दिल्ली, तमिलनाडु, पुदुचेरी, पंजाब, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप। यहाँ से केसेस आ रहे हैं कितने, लगभग 34% ओवरवेट की समस्या इन राज्यों में देखने को मिल रही है। थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर इस 5वें नंबर के सर्वे के बारे में दी गई है। बताया जा रहा है ये जो सर्वे का काम था ना, इसको कंडक्ट किया गया था इन एंड अराउंड 3.63 लाख सैंपल हाउस होल्ड फ्रॉम 707 डिस्ट्रिक्ट शामिल थे। मार्च 2017 का ये डाटा है ऑफ द कंट्री फ्रॉम 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज में शामिल थी। कवर किए गए थे 7,24,115 वुमेन और 1,01,839 मैन टू प्रोवाइड डिसएग्रीगेटेड एस्टीमेट अप टू डिस्ट्रिक्ट लेवल, ताकि हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जानकारी मिल सके। थोड़ी सी जानकारी फॉरेन वाले पेज में हम जाएंगे और देखेंगे मॉस्कोवा क्रूज़र के बारे में, ठीक है। इसको ऐसा माना जाता है कि यूक्रेन ने ये जो जहाज़ था, समुद्री जहाज़ था, इसको अटैक करके ध्वस्त कर दिया यूक्रेन ने। ये जहाज़ था किसका, रसिया का था। इसी के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम देखेंगे। ओरिजिनली बिल्ड इन यूक्रेन इन द सोवियत एरा, ठीक है। ओरिजिनली आप देखोगे तो जब सोवियत था, रसिया जब टूटा नहीं था, तो उस टाइम में इसको बिल्ड किया गया था यूक्रेन में ही।
द वेसल entered सर्विस इन द अर्ली 1980s अकॉर्डिंग टू द रशियन मीडिया। रशियन मीडिया कहता है कि 1980 के दशक में ये सर्विस में काम करना चालू किया, सर्विस में आया। द मिसाइल क्रूज़र वाज प्रीवियसली डिप्लॉयड बाय मॉस्को। इसके पहले इसको डिप्लॉय किया गया था सीरिया में, जब वहाँ पर विद्रोह हो रहा था। वेयर इट सप्लाइड रशियन फोर्सेस इन द कंट्री विथ नवल प्रोटेक्शन। इस जहाज़ ने रसिया से अपनी मिलिट्री सेना को भेजा था, ठीक है, उस टाइम इसकी सेवा ली गई थी। इट कैरीड ओवर ए डजन वल्कन एंटी शिप मिसाइल एंड एन एरे ऑफ एंटी सबमरीन एंड माइन टॉर्पेडो वीपन्स, द रिपोर्ट सेट। कई सारी चीज़ें इसके ऊपर हम लादते थे और ढो करके ले जाते थे। क्रू, लेंथ, स्पीड, रेंज, एयरक्राफ्ट। एक हेलीकॉप्टर स्पीड है 32 नॉट की, मतलब 37 mph, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये दौड़ सकता था। आप सोच सकते हैं, वो भी पानी के भीतर।